हेलो स्टूडेंट्स। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन को बेटा एक टीचर का सबसे सॉलिड आप वेपन कह सकते हो, हथियार कह सकते हो, क्योंकि जिसका कम्युनिकेशन अच्छा नहीं है, जिसका संप्रेषण अच्छा नहीं है, वो अच्छा टीचर नहीं हो सकता। ठीक उसी प्रकार से जैसे हमारे पास कितनी भी चीजें भरी हुई हो, कितनी भी अच्छी अच्छी डिशेस हमारे पास हो, अगर हमें उसे सर्व करना नहीं आया, अगर हमको उसको प्रेजेंट करना नहीं आया, तो सारी चीजें धरी की धरी रह जाती हैं। ठीक है ना। तो कम्युनिकेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक इस लिहाज से भी है कि अगर हमें एक अच्छा टीचर बनना है तो हमारी कम्युनिकेशन इफेक्टिव होनी चाहिए, और इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए हमें कम्युनिकेशंस के सारे डायमेंशंस को जानना भी आवश्यक है। ठीक है। तो आज हम कम्युनिकेशन या संप्रेषण शुरू करेंगे, और आज का जो टारगेट एरिया हमारा है, हम लोग इसके हिस्टोरिकल अप्रोच में जाएंगे, डिफिनीशंस, फंक्शंस और प्रोसेस की बात आज करने वाले हैं। ठीक है। तो जो सबसे पहला बेटा प्रश्न आता है मन में, वो मन में आता है व्हाट इज कम्युनिकेशन, या संप्रेषण क्या है। तो क्या कोई बता सकता है कम्युनिकेशन क्या है, क्या होता है? व्हाट इज कम्युनिकेशन, संप्रेषण किसे कहते हैं? तो अगर हम बहुत ही सिंपल वर्ड में कहना चाहें कम्युनिकेशन को, तो कह सकते हैं अ प्रोसेस इन विच अ पर्सन शेयरिंग योर आइडिया टू अनदर। बहुत ही सिंपल परिभाषा ये है, यानी वह प्रक्रिया जिसमें एक व्यक्ति अपने विचार दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने का काम करता है, हम उसे संप्रेषण कह सकते हैं। ठीक है। मतलब समझ लो कि ये सबसे सिंपलेस्ट डिफिनेशन ये हो सकती है मेरे समझ से, यानी हम अगर अपने विचारों का आदान प्रदान हम जिस प्रोसेस से करते हैं, जिस माध्यम से करते हैं, वो माध्यम संप्रेषण कहलाता है ना। अब यहाँ पे बात क्या आई, कई बार आपने देखा होगा कोई व्यक्ति कितना भी समझाने का प्रयास करे लेकिन हमें कुछ समझ में नहीं आता। मीन्स जो उसका कम्युनिकेशन जो उसका कम्युनिकेशन का पार्ट है, जो उसका कम्युनिकेशन का तरीका है, वो तरीका कैसा है? वो तरीका अच्छा नहीं है। ठीक है। और अगर कोई व्यक्ति थोड़े में ही हमको ढेर सारी चीजें सिखा ले, उसकी बातें हमें जल्दी से समझ में आ जाए, इसका मतलब क्या है? उसने जो कम्युनिकेशन का प्रोसेस यूज किया है वो इफेक्टिव कम्युनिकेशन का प्रोसेस है। ठीक है। और टीचर क्या करता है? टीचर भी क्या करता है? अपनी आइडियाज को, अपने विचारों को, अपनी बातों को स्टूडेंट तक पहुंचाने का काम करता है। और अगर टीचर को अपनी बात पहुंचाने स्टूडेंट तक अगर अच्छे से नहीं आएगा तो क्या होगा? निश्चित रूप से वो खराब टीचर कहलाएगा, क्योंकि वो सिखाना चाहता है, जो बताना चाहता है, जो समझाना चाहता है, अगर वो विद्यार्थी समझ न पाए, जान न पाए, सुन न पाए, तो उस टीचर के पास कितना भी नॉलेज हो, लेकिन वो कभी भी एक अच्छा टीचर नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उसका नॉलेज उसी के पास है, विद्यार्थियों तक नहीं पहुंच पा रहा है। ठीक है। और एक दूसरा टीचर जिसका नॉलेज कम है, वे पढ़ाने से पहले खुद पढ़ लेता है, लेकिन अगर उसकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है, वे अपनी बातों को अच्छे ढंग से स्टूडेंट तक पहुंचा पाता है, तो एक अच्छा टीचर कहलाता है, जबकि उसका नॉलेज भले ही थोड़ा सा कम। तो बात समझ में आ गया। इसलिए हम कहते हैं कि कम्युनिकेशन जो है, समझ लो कि सबसे हाईएस्ट लेवल का टूल है, वेपन है, जिसका इस्तेमाल करके एक टीचर अच्छा टीचर बन सकता है। क्योंकि टीचर का काम ही है कि अपनी आइडियाज, अपनी बातें, अपने कॉन्सेप्ट, अपने विचार वन इनटू अनदर इन पहुंचाना। ठीक है। तो ये तो कम्युनिकेशन का बेटा एक छोटा छोटा कॉन्सेप्ट हुआ, जो जिससे आप कम्युनिकेशन की समझ आपकी बन गई होगी। अब हम लोग बात करेंगे इसके हिस्टोरिकल अप्रोच की, यानी कम्युनिकेशन
कि हिस्ट्री क्या है, कम्युनिकेशन या संप्रेषण का विकास कैसे कैसे हुआ। हम चलते हैं स्टोन एज से स्टार्ट करते हैं और मॉडर्न एज तक आते हैं, है ना। अब हम बात करेंगे बेटा स्टोन एज में। अब स्टोन एज में जब हमारे पास भाषा भी नहीं थी, हमारे पास कोई लैंग्वेज नहीं थी, ठीक है, तो उस समय हम अपने विचारों को कैसे पहुंचाते थे। जरा कभी किसी डॉगी को देखो या कभी किसी बिल्ली को देखो या कभी किसी ऐसे जानवर को देखो, वो अपनी बातें हम तक कैसे पहुंचाते हैं। जेकर कुत्ते को ही अगर हम देखें तो कुत्ता कभी पूंछ हिलाकर, कभी हमें चाट कर, कभी हमारे ऊपर गुर्रा कर, कभी झपट कर अपनी बात हमारे तक पहुंचाना चाहता है और हम समझ भी जाते हैं, ठीक है। यानी जो कम्युनिकेशन का जो वे था, वो वे कैसा था, वो नॉन वर्बल वे था। हम छूकर, चेहरे पे भाव लाकर और तरह तरह की भाव भंगिमा बनाकर, ठीक है, हम मुंह से आवाज निकालकर हम स्टोन एज में एक दूसरे से अपनी बात पहुंचाने का काम करते थे, ठीक है। क्योंकि उस समय हमारे पास कोई भाषा नहीं थी, इसलिए वर्बल कम्युनिकेशन या मौखिक संप्रेषण नहीं हो पाता था। केवल और केवल भावात्मक संप्रेषण ही हम कर पाते थे। भावात्मक संप्रेषण जानवर भी करते हैं, आपने देखा है। जानवर, कुत्ता कभी गुर्रा, कभी जो है भौंकने लगता है, कभी आपको चाटने लगता है, कभी पूंछ डालने लगता है, कभी पूंछ दबा के वहां से निकल लेता है। और इन सारी चीजों से सामने वाला ये समझ जाता है कि वो क्या चाहता है, ठीक है। ऐसे ही भिन्न भिन्न जानवरों और पक्षी भी ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का इस्तेमाल करते हैं। और हम भी स्टोन एज में या पाषाण काल में हम लोग भी इसी तरह के कम्युनिकेशन का इस्तेमाल या इसी तरह के संप्रेषण प्रोसेस का इस्तेमाल करते थे। फिर हम थोड़े से और अच्छे हुए, तब हम चिन्हों, प्रतीकों आदि से अपनी भाषा व्यक्त करने लगे। अगर आप थोड़ी सी हिस्ट्री जानते होंगे तो आपने देखा होगा कि गुफाओं में ढेर सारे तरह के भित्ति चित्र मिले हैं, है ना, स्टोन एज के पिक्चर्स मिले हैं। आपके कोटा के आसपास भी ऐसी ढेर सारी पहाड़ियां हैं जहां पे आदि मानवों द्वारा बनाई गई कलाकृतियां मिली है। वो कलाकृतियां भी क्या है, वो डिजाइन, वो निशान क्या है, वो डिजाइन, वो निशान भी भाषा का प्रारंभिक रूप था। और हम उन चित्रों के माध्यम से भी सूचनाओं का आदान प्रदान करना शुरू करते थे, ठीक है। अब धीरे धीरे क्या हुआ, धीरे धीरे हमारे पास शब्द आए, भाषा आई, ठीक है। अगर आप कभी कोई ऐसी मूवी देखे हो जिसमें आदिवासी या जो जंगल के लोग हैं, अगर वो अपने संदेशों को पहुंचाते, तो आपने देखा होगा संदेशों के संप्रेषण का माध्यम ध्वनि भी था। आपने कई बार देखा होगा मुंह से तरह तरह की आवाज निकालकर, कोई वाद्य यंत्र बजाकर भी सूचनाएं एक कबीले से दूसरे कबीले तक पहुंचाने का काम पहले किया जाता था, है ना। तो चित्रों के बाद किसका माध्यम आया, ध्वनियों का माध्यम आया। हम नगाड़े बजाकर, हम ढोल बजाकर या किसी तरह की आवाज कर कर हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक ध्वनि संकेतों के माध्यम से अपनी बात पहुंचाने का काम करते थे। जैसे मान लो छोटे छोटे कबीलों में पहले रहा करते थे लोग, और जैसे मान लो एक कबीले पे खतरा है या उनको बुलाना है या उन तक अच्छी बात या बुरी बात पहुंचानी है, तो सबके जो है अलग अलग वॉइस कोड बने हुए थे कि इस तरह की ध्वनि सुनाई पड़ेगी इसका मतलब खतरा है, या इस तरह की ध्वनि सुनाई पड़ेगी इसका मतलब मीटिंग है, इकट्ठा होना है, या इस तरह की ध्वनि सुनाई पड़ेगी तो खुशी की बात है। तो इस तरह से कोडिंग थी। और उस कोडिंग से क्या होता था, एक कबीला नगाड़ा बजाता था या उस तरह की आवाज निकालता था, तो दूसरा कबीला सुनता था, फिर दूसरा कबीला आवाज निकालता तो तीसरा वाला सुनता था, तीसरा वाला से चौथा वाला, चौथे से पांचवा, पांचवें से छठवां। इस तरह से पूरे क्षेत्र में अपनी बातों का संचार कर लिया जाता था, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास हमें शब्द मिले। जब शब्द मिले तो हम शिलाओं पे यानी पत्थरों पे, भोजपत्रों पे, ताड़ पत्रों पे हम शब्दों को लिखने लगे और अपनी बातें, अपनी विचार हम वहां लिखकर एक दूसरे तक पहुंचाने लगे। फिर अगर आपने देखा होगा तो संप्रेषण का माध्यम थोड़ा सा और उन्नत हुआ। अब संप्रेषण तीरों के माध्यम से या घुड़सवारों के माध्यम से
एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया जाने लगा, पक्षियों के माध्यम से पहुंचाया जाने लगा। आपने देखा होगा कि कबूतरों के पैरों में या किसी जानवरों के पैर में कोई संदेश बांधकर उसे उड़ा दिया जाता था, और वो ट्रेंड पक्षी होते थे, वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक आपकी बात पहुंचा देते थे। तो कम्युनिकेशन का थोड़ा सा और रिफाइंड मोड आया जब हमारे पास ताड़पत्र, भोजपत्र और शिलाएं थी, कपड़े थे। उन कपड़ों पे हम सूचनाएं लिख देते थे, संदेश लिख देते थे, और संदेशों को संदेशवाहक घोड़ों के माध्यम से या संदेश पहुंचाने के लिए पक्षियों का माध्यम इस्तेमाल किया जाता था, या संदेश पहुंचाने के लिए तीर और कमान का इस्तेमाल किया जाता था। तीर कमान के माध्यम से भी संदेश एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा जाता था। ठीक है, थोड़ी सी और साइंस ने प्रोग्रेस करी और कागज का आविष्कार। जब कागज का आविष्कार हुआ बेटा, तो भोजपत्र, ताड़पत्र और इन सारे पत्रों का स्थान क्या किसने ले लिया? कागज ने ले लिया। और अब हम कागज पर लिख कर उसकी जो है हाथों द्वारा उसी कॉपियां बना के संदेशों को, सूचनाओं को, या जो कुछ भी हमें एक दूसरे तक पहुंचाना होता था, हम पहुंचाने का कार्य करने लगे। उसके बाद थोड़ी साइंस और डेवलप हुई, तो हमने ब्लॉक बनाना शुरू कर दिया। ब्लॉक का मतलब लकड़ी के तख्ती पर, लोहे पर, या कभी कभी आपने देखा होगा होली के समय या कोई चीज अगर हमें छापा करना है, तो कभी कभी आलू को कट करके, आलू को भी अगर हम पेन से कुरेद दे और उस पर स्याही लगा के अगर हम उसका स्टैंप लगाना शुरू करें, तो उसमें लिखा हुआ अक्षर छपना छपना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो एक कॉन्सेप्ट आया कि अक्षरों के ब्लॉक बना लिए जाए, और फिर उन ब्लॉक्स को हम हाथों द्वारा प्रेस करके सूचनाओं को लिखना शुरू किया। और धीरे 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 हैंड प्रेस यानी हाथों से छपाई करने का ज्ञान हमें हो गया, और हम हैंड प्रेस या हाथों से छपाई करने का काम करने लगे। अब हमें कोई संदेश पहुंचाना होता था, तो लोहे के लिखे हुए अक्षरों को हम सेट करके ब्लॉक बना लेते थे, और उस ब्लॉक को प्रेस करके हम पेजेस छाप लिया करते थे, और जिससे हम किताबें या सूचनाएं या कोई या समाचार पत्र आदि हम प्रसारित करने लगे। तो ये भी बेटा कम्युनिकेशन का एक और माध्यम हमारे सामने आ गया, और हम इस तरह से कम्युनिकेट करना शुरू कर दिए। ठीक है, अब साइंस ने थोड़ा सा और डेवलपमेंट किया। ये बात अब 1600 से 1800 के बीच की है, 1800 के आसपास में, एग्जैक्ट को डेट तो याद नहीं आ रहा है, लेकिन 1800 के आसपास प्रिंटिंग प्रेस आई, यानी एक ऑटोमेटिक ऐसी प्रेस आई जो जो हैंड प्रेस का के जगह पे अब हम मशीन के द्वारा छपाई करने लगे। अब एक तरह से सूचना की क्रांति हो गई। अब हमको सूचनाएं बनाने के लिए मशीन का जब इस्तेमाल करने लगे, तो हमें किताबें छापने में या समाचार पत्र छापने में या सूचनाओं को बहुत ही तेजी से एक स्थान तक दूसरे स्थान तक पहुंचाने का हम कार्य करने लगे। ठीक है, छापे खाने के बाद फिर बेटा ये टाइपराइटर मशीन आई, यानी हम किसी पेज पर, किसी कागज पे हम टाइप करके सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का काम करने लगे, यानी सूचना संप्रेषण में एक क्रांति हुई। अब टाइपराइटर में क्या होता था? टाइपराइटर में हम एक साथ 3, 4, 5 पेज और कार्बन पेपर लगा के हम लिख सकते थे, यानी एक बार में 4-5 कापियां हम बड़े आराम से बना लेते थे, और बड़े आसानी से हम छोटे छोटे अक्षरों में, सुंदर अक्षरों में हम सूचनाओं को लिखना शुरू हमने कर दिया। उसी समय बेटा जेरॉक्स मशीन आई। जेरॉक्स मशीन का ही सुधरा हुआ रूप फोटोस्टेट मशीन है। जेरॉक्स मशीन पहले 10 से 12 फीट लंबी हुआ करती थी। उसमें होता क्या था कि जिस भी चीज़ की कॉपी करनी है, एक कॉपी करने में 1 से 2 मिनट का समय लगता था, और वो चित्रों का, अक्षरों का फोटो लेकर और ब्लैक एंड व्हाइट उसकी उसकी जो है दूसरी कापियां बना दिया करता था। तो एक बड़ा ही इनोवेटिव एक चीज आया कि हम किसी चीज का हूबहू वैसे ही नकल हम जो है जेरॉक्स करना शुरू कर दिए, या जिसको आज हम फोटो स्टेट मशीन कहते हैं, हम फोटो स्टेट करना शुरू कर दिए। ठीक है, इसके बाद बेटा और ज्यादा डेवलपमेंट हुआ। हम लोग जो है 19th में आ गए, 19वीं सदी में आ गए, और 19वीं सदी में इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर का आविष्कार हुआ, और अब हम बिजली की गति से टाइप करना शुरू कर दिए।
हम अपनी बातों को उसमें स्टोर करना भी शुरू कर दिए, हम जब चाहे तब उसको प्रिंट करना भी शुरू कर दिए, यानी एक बार टाइप करके हम सैकड़ों प्रिंट निकाल सकते थे। फिर साइक्लोस्टाइल मशीन आई। साइक्लोस्टाइल मशीन में एक हैंडल लगा हुआ करता था, उस पर हम एक खुरदरे टाइपराइटर से एक कोडिंग कर लेते थे एक पेज पे, एक उसकी निगेटिव बना लेते थे, और साइक्लोस्टाइल मशीन में हम पेज लगा के हैंडल घुमा के हम कुछ ही क्षणों में हम हजारों 2000 कॉपी निकालने में सक्षम होने लगे, और इससे सूचना में क्रांति आई। तभी कंप्यूटर का आविष्कार हो गया। कंप्यूटर आते ही सूचना में एक बहुत ही बड़ी एक एक क्रांति आ गई, या रेवोल्यूशन आ गया, परिवर्तन आ गया। फिर इंटरनेट आया, ईमेल का आविष्कार हुआ, फिर सर्च इंजन्स आ गए, और आज देख रहे हो हम, फिर हमारा इसके पहले बेटा कुछ चीजें छूट रही है, इसके पहले फिर रेडियो का आविष्कार हुआ, जिससे हम अपनी बातें, सूचनाएं, समाचार, गीत, संगीतों का प्रचार प्रसार हम पूरे एरिया में हम एक ही जगह बैठे बैठे करने लगे। फिर टेलीविजन आया, टेलीविजन ने भी सूचना की क्रांति में बड़ा बड़ा योगदान दिया। आप जान रहे हो टेलीविजन के द्वारा क्या होता है, उसी क्षण किसी भी सूचना को हम पूरे विश्व में फैला सकते हैं, और पूरे विश्व की सूचना हम घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं। तो सूचना की क्रांति में टेलीविजन और कंप्यूटर ने बहुत ही अहम भूमिका लगाई। और जो आज का जो परिदृश्य है, हम गूगल सर्च इंजन पे हम कुछ भी टाइप करके उसके अगेंस्ट ढेर सारी इंफॉर्मेशन हम प्राप्त कर सकते हैं। यानी मोबाइल टेक्नोलॉजी आई, लैपटॉप आया। अब देखो मोबाइल कैसी टेक्नोलॉजी, मोबाइल से हम किसी से उससे बात कर सकते हैं, किसी को मैसेज कर सकते हैं, हम सोशल प्लेटफॉर्म पे, सोशल मीडिया में हम ढेर सारी सूचनाओं का आदान प्रदान कर सकते हैं। हमें कोई जानकारी लेनी है तो हम, ढेर सारी वेबसाइट्स हैं, ठीक है, विकीपीडियाज हैं, सर्च इंजन्स हैं, हम इन पर जाकर हम जो चाहें वो जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो ये स्टोन एज से मॉडर्न एज तक की पूरी कम्युनिकेशन के डेवलपमेंट की एक हमने आपको एक टूर कराया। हमने हर छोटी बड़ी बातों को आप तक पहुंचाने का प्रयास किया। तो इस तरह से कम्युनिकेशन का डेवलपमेंट हुआ, और संप्रेषण की जो कला है, जो विधि है, जो प्रोसेस है, आज किस तरह की है कि हम लॉकडाउन में भी अपने अपने घर पे बैठ के हम कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, हम अपनी बात आप तक पहुंचा पा रहे हैं, और आपकी बात हमारे तक आ पा रही है। यानी स्कूल बंद होने के बाद, यूनिवर्सिटी बंद होने के बाद भी पढ़ाई उसी तरह से जारी है, हम वैसे ही काम कर रहे हैं, और ये सारा काम कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का है। ठीक है, और इसी कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। अब हम बात करेंगे बेटा डिफिनीशन की, डिफिनीशन ऑफ कम्युनिकेशन। तो आपकी स्क्रीन पे है, कम्युनिकेशन इज अबाउट सेंडिंग एंड रिसीविंग इंफॉर्मेशन, आर द ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड मीनिंग फ्रॉम वन पार्टी टू अनदर। ठीक है, यानी संचार क्या है, संप्रेषण क्या है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक सूचनाओं और अर्थों या अपनी बातों को भेजने और प्राप्त करने या प्रसारित करने की कला है। इस कला को हम कम्युनिकेशन कहते हैं। तो 3 वर्ड आ रहे बेटे, भेजने यानी सेंडिंग का काम, प्राप्त करने यानी रिसीविंग का काम, ट्रांसमिटेड यानी प्रसारित करने का काम। प्रसारण का मतलब क्या हुआ, प्रसारण का मतलब हुआ जैसे टेलीविजन या रेडियोज या मूवीज से हम एक ही क्षण में, या जो प्रिंट मीडिया के माध्यम से, मैगजीन्स के माध्यम से हम अपनी बात एक ही समय में हजारों लाखों लोगों तक जब पहुंचा लेते हैं, इसको ट्रांसमिशन कहते हैं। ठीक है, तो क्या देख रहे हो, सेंडिंग और ट्रांसमिटिंग लगभग आसपास का ही शब्द है। सेंडिंग का मतलब होता है जब हम अपनी बात कुछ स्मॉल ग्रुप्स या किसी इंडिविजुअल या किसी व्यक्ति विशेष तक पहुंचाते हैं, तो हम सेंडिंग वर्ड यूज करते हैं। और ट्रांसमिटेड वर्ड तब यूज करते हैं जब हम एक साथ हजारों लाखों तक अपनी बातें पहुंचा लेते हैं, तो हम ट्रांसमिशन यूज करते हैं। इसीलिए रेडियो ट्रांसमिशन होता है, टीवी ट्रांसमिशन होता है ना, क्योंकि वहां पे प्रसारण होता है। दूरदर्शन क्या करता है, प्रसारण करता है, यानी ट्रांसमिशन करने का काम करता है, सूचनाओं को ट्रांसमिट कर देता है, यानी एक साथ लाखों करोड़ों लोगों तक
जी न्यूज अपनी न्यूज पहुंचा देता है, आज तक अपनी अपनी जो है न्यूज को पहुंचा देता है ना। तो ये ट्रांसमिशन का चीज हुआ। अब हम बात करेंगे बेटा डिफरेंट वेज ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के कितने तरह से हम कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो आप देख रहे हो आपकी स्क्रीन पे 4 क्लाउड्स बने हुए हैं, 4 बादल जैसे चित्र हैं, और पहले पे क्या लिखा हुआ है, स्पीकिंग। यानी हम बोलकर अपनी बात हम पहुंचा सकते हैं एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक। यानी बोलना, स्पीक करना या स्पीकिंग एक वे हो गया कम्युनिकेशन का, है ना। दूसरा वे क्या है, राइटिंग या मैसेजिंग। हम कुछ लिखकर हम मैसेज ही भेज देते हैं ना, हम बात भी कर लेते हैं, तो स्पीकिंग का पार्ट हो गया। हम कुछ रिटन वे में लिख देते, कुछ लिख कर हमने भेज दिया, तब भी हम सूचनाएं पहुंचा सकते हैं। दूसरा जो पार्ट है बेटा वो विजुअल इमेज का है। विजुअल इमेज का मतलब हम चित्रों के माध्यम से भी सूचनाएं अपनी एक स्थान से दूसरे स्थान तक हम कम्युनिकेट कर सकते हैं। जैसे मान लो हमने कोई अगर पिक्चर बना ली, तो हर पिक्चर एक कोई ना कोई बात कहता है ना। जैसे मान लो किसी की आपने पिक्चर देखी, उसकी उसकी सूरत ऐसी लग रही है जैसे उसके चेहरे पे 12 बजा है, आप कहते हैं तुम्हारे चेहरे पे तो 12 बज गए। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हो गया वो बहुत ही दुखी इंसान है और कोई किसी प्रॉब्लम में है, उसका चेहरा लटका हुआ है, सूजा हुआ है। कई बार आपने देखा, आपने खुद अब कह देते हो कि आज बड़े खुश हो, क्या बात है, या बड़े आज दुखी हो, क्या बात है। तो क्या है, वो विजुअल इमेज है। या जब किसी के चेहरे को देखकर हम ये बता लेते हैं। ऐसे ही मतलब मान लो कोई चित्र हमारे पास कोई भेजता है, कोई स्ट्रक्चर भेजता है, कोई फ्लो चार्ट भेजता है, उस फ्लो चार्ट चित्र स्ट्रक्चर से भी हम अपनी बात पहुंचा सकते हैं। दूसरी हमारी होती है बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज से हम क्या करते हैं, हम किसी के प्रति अपनी प्रेम की भावना या अपनी जो है नफरत की भावना, या हम उसे कुछ कह के अपने चेहरे की भाव भंगिमा बना के भी हम अपनी बात पहुंचा लेते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि मान लो अगर आपने कोई गलत काम कर दिया है और आपकी फ्रेंड टीचर से कुछ कह रही है, टीचर कह रहा है कि बताओ और कौन कौन साथ में थे, तो आप क्या करते हो, आप धीरे धीरे इशारे करने शुरू कर दो, नहीं नहीं मेरा नाम मत लेना, या मेरे मेरे बारे में मत बताना। तो जो इशारे करना है, जो चेहरे पे तरह तरह के भाव लाना है, ठीक है, वो कहलाता है बॉडी लैंग्वेज। यानी हम बॉडी लैंग्वेज से भी हम अपने हाव भाव या अपनी अपने जो है चेहरे के हाव भाव और भाव भंगिमा से भी हम अपनी बात एक दूसरे तक पहुंचा सकते हैं, हम ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब कम्युनिकेशन के डिफरेंट डिफरेंट वेज हैं। और एक वे यहाँ पे हम और भी कर सकते हैं बेटा, टच का। हम छू कर भी अपनी भावनाएं भावनाएं व्यक्त कर सकते हैं। जैसे मान लो कोई आपकी शिकायत कर रहा है और आपने उसको पकड़ के कस के उसके हाथ को दबा दिया, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि बात नहीं पहुंचानी। आपने देखा होगा कि मदर क्या करती है, आपको टच करके, आपके गालों को सहला के अपना प्रेम या अपना वात्सल्य आप तक पहुंचा लेती है। यानी हम स्पर्श करके, हम छू कर भी, छूने के तरीकों से हम अपनी बात या अपनी भावनाएं हम एक दूसरे तक शेयर कर सकते हैं। तो ये 5 डिफरेंट टाइप ऑफ कम्युनिकेशन है, जिसमें स्पीकिंग है, राइटिंग है, विजुअल इमेज है, टचिंग है, एंड बॉडी लैंग्वेज है। यानी बोलकर, लिखकर, चित्रों के माध्यम से, दृश्य चित्रों के माध्यम से, भाव भंगिमा से, और छू कर या स्पर्श कर कर हम संप्रेषण का काम या संचार का काम या कम्युनिकेशन हम कर सकते हैं एक दूसरे से। ठीक है, अब बेटा बात आती है फंक्शन ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में कौन कौन से फंक्शंस होते हैं, कौन कौन से तत्व होते हैं। यानी कि जब हम अपनी बात किसी से कहते हैं या जब हम किसी से बातचीत करते हैं, तो उस बातचीत करने में क्या क्या चीजें होती हैं। जैसे मान लो मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ, तो इस बातचीत में या इस लेक्चर में या इस टीचिंग में भी कम्युनिकेशन हो रहा है। और इस कम्युनिकेशन में बेटा टोटल 4 चीजें हो रही हैं एक साथ। ठीक है ना, वो 4 चीजें कौन कौन सी हो रही हैं, वो 4 चीजें हो रही हैं, इंफॉर्मेशन, यानी हम कोई सूचना आप तक पहुंचा रहे हैं। इंफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है, सूचना। यानी अभी हम जब आपसे बात कर रहे हैं तो कोई सूचना, कोई विचार, कोई बात आप तक हम पहुंचा रहे हैं। जब आप भी किसी से बात करते हो तो आप, या जब आप संचार करते हो, जब कम्युनिकेट करते हो, तो कोई न कोई सूचना ही आपके एंड से दूसरे तक पहुंचती है।
ठीक है। दूसरा क्या होता है, इमोशनल एक्सप्रेशन। जो हम किसी से कोई बात करते हैं तो उसके साथ एक कोई ना कोई इमोशन या कोई ना कोई भाव जरूर जुड़ा होता है। कभी हम गुस्से के भाव से, कभी हम प्रेम के भाव से, कभी हम मित्रता के भाव से, है ना। तो निश्चित रूप से जब हम कोई बात किसी से कहते हैं, जब हम किसी को कुछ सुनाते हैं, तो उसमें क्या होता है, जो सेकेंड पार्ट का फंक्शन होता है उसका होता है इमोशन एक्सप्रेशन। हम अपने भावों को व्यक्त करते हैं। तो क्या बातें हो गई, दो चीजें हो गई। पहली तो ये सूचना, दूसरा भाव। ठीक है, हमारे जो भाव है उस चीज के लिए, वो भाव भी आगे जाते हैं। तीसरा क्या होता है, मोटिवेशन। यानी हम जो सूचना पहुंचाना चाहते हैं किसी तक, हम चाहते हैं कि वो व्यक्ति उस सूचना को मान ले। और उस सूचना तक को पहुंचाने के लिए हमें हमें क्या करना पड़ता है, उसमें प्रेरणा या अभिप्रेरणा या मोटिवेशन मिलानी पड़ती है। आप पिछली क्लासेस में अपने मोटिवेशन को पढ़ा होगा, तो आपको बोलते बताने की जरूरत नहीं है। आप जानते हो जब मोटिवेशन उसमें लग जाता है तो वो चीजें बहुत ही आसानी से पहुंच जाती है। मोटिवेशन को एक तरह से आप कोरिएंडर लीफ भी कह सकते हो। जैसे मान लो आप कोई बहुत ही अच्छा सा कोई चाट आप बनाए, उस चाट को गार्निश आपने कर दिया, कुछ धनिया की पत्ती डाल दी या कुछ और भी चीजें डाल दिया। ठीक है, राजस्थान वाले नमकीन बहुत ज्यादा खाते हैं, मान लो कुछ उसमें नमकीन आपने डाल दिए, तो क्या हो जाता है, वो और टेस्टी और अट्रैक्टिव और सुंदर देखने में लगने लगता है। यानी वो चीजें और अच्छे ढंग से पहुंच जाती है। तो यही है इमोशन बेट, यही है मोटिवेशन। यानी जब हम कोई बात किसी से कहते हैं तो उसमें अगर मोटिवेशन का फैक्टर जितना ज्यादा होगा, हमारी बात का असर उतना ही ज्यादा उसके ऊपर होगा। और जो फोर्थ और लास्ट इसमें जो फैक्टर होता है कंट्रोल का। कंट्रोल का मतलब क्या होता है, कंट्रोल का मतलब आप जानते हो नियंत्रण से है। और भाषा में नियंत्रण का मतलब क्या है, भाषा में नियंत्रण का मतलब ये है कि कहीं हम जो सूचना पहुंचाने जा रहे हैं उसके साथ कुछ नॉइज या कोई और भी बात ना पहुंच जाए। एक बड़ी अच्छी कहावत है, आए थे हरि हरि भजन को ओटन लगे कपास। हम किसी से कोई कुछ कहना चाह रहे हैं और अगर हम कुछ दूसरी बातें करने लगे, कई बार आपने देखा होगा कि आप किसी से कुछ कहना चाह रहे हो, लेकिन बात करते 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 आप भूमिका बनाते बनाते बाकी सारी बात कर लेते हो, और जो हमें कहना है हम वही नहीं कह पाते। आपने टीचर्स को भी देखा होगा, टीचर्स जो टॉपिक पढ़ाने आ रहा है, कई बार होता क्या है, टीचर अपने टॉपिक को ना पढ़ा के, अपने टॉपिक से रिलेटेड बातें ना करके, कम्युनिकेट ना करके, और पता नहीं क्या क्या बातें आपसे करने लगते हैं। तो वो जो ये बात है, ये इसी बात को कहते हैं, ये अनकंट्रोल्ड कम्युनिकेशन कहलाता है। कंट्रोल कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन का मतलब क्या हुआ, हम जिन बातों को कहना चाहते हैं, हम जो सूचनाएं पहुंचाना चाहते हैं, हम टू टू द पॉइंट या अपने टारगेट को अगर हम सही से हिट कर पाते हैं, जिसे हम कंट्रोल्ड कहते हैं या नियंत्रण कहते हैं। तब क्या आपने क्या देखा, कम्युनिकेशन या संप्रेषण में हमें टोटल 4 स्टेप चलने पड़ते हैं। यानी हमारे कम्युनिकेशन में टोटल 4 फंक्शंस होते हैं या 4 तत्व होते हैं। पहले तत्व का नाम क्या है, सूचना या इंफॉर्मेशन। दूसरे तत्व का क्या नाम है, इमोशनल एक्सप्रेशन या भाव प्रस्तुतिकरण। मोटिवेशन या अभिप्रेरणा। कंट्रोल या नियंत्रण। तो ये बेटा ये 4 चीजें हैं। इन चारों चीजों को जब हम एक साथ यूज करते हैं, इसको जब एक साथ, इसको हम एक कंट्रोल्ड वे में या सही ढंग से जब इसको हम प्रस्तुत करते हैं, तो हमारा जो कम्युनिकेशन है, जो हमारा संप्रेषण है, वो इफेक्टिव हो जाता है। ठीक है, और जब भी हम किसी से कुछ कहते हैं तो निश्चित रूप से 4 चीजें उसमें होती ही होती हैं। अगर 4 चीजें नहीं हैं तो हमें दूसरे की बात समझ नहीं आती। कई बार आपने देखा होगा कि आपको टीचर कुछ समझाना चाह रहा है या आपके घर में कोई कुछ आपसे को समझाना चाह रहा है, लेकिन हमें समझ ही नहीं आता। ठीक है, समझ क्यों नहीं आता, समझ इसलिए नहीं आता कि इन 4 फंक्शंस में से कोई एक फंक्शन मिसिंग होगा। जैसे वो फंक्शन मिसिंग हो जाएगा, वैसे ही हमें दूसरे की बात सही ढंग से समझ में नहीं आएगी। ठीक है, तो ये 4 स्टेप है कम्युनिकेशन के, इस पर हमको ध्यान देना है। अब जब भी आप किसी से बात करो, या अपने फ्रेंड से बात करो या घर में बात करो, तो अपनी भाषा पर ध्यान देना कि क्या हम ये चारों काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। जब हम किसी से बातचीत करते हैं तो हम ध्यान दें कि क्या हम ये चारों काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर हम ये चारों काम कर रहे हैं तो हमारी बात थोड़ी सी मेहनत में अच्छे ढंग से सामने वाले तक पहुंच जाएगी, और हम कम प्रयास में ही ज्यादा से ज्यादा बात के सामने वाले को समझा पाएंगे। इस पर जरूर ध्यान दीजिएगा अब आज के बाद जब भी आप बात करिएगा एक दूसरे से। ठीक है, अब
जो नेक्स्ट इसका जो पार्ट है, अब देखो इंफॉर्मेशन और बाकी चीजों को यहाँ पे क्लियर किया गया है, मैंने वहीं पे क्लियर कर दिया था, एक बार फिर से इसको रिकॉल करा दें। तो देखो इंफॉर्मेशन में क्या आ रहा है, इंडिविजुअल्स एंड वर्क ग्रुप नीड इंफॉर्मेशन टू मेक डिसीजन और टू डू देयर वर्क। व्यक्तियों और कार्य समूहों को निर्णय लेने या अपना काम करने के लिए जानकारी की आवश्यकता होती है। यानी कम्युनिकेशन, अब देखो कम्युनिकेशन के ढेर सारे मोड भी आपके स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहे हैं, देख लो छोटे छोटे जो पिक्चर्स दिखाई पड़ रहे हैं, है ना। टेलीफोन है, हेडफोन है, टेप रिकॉर्ड्स है, टेलीविजन है, ठीक है, सैटेलाइट्स है, न्यूज़पेपर्स है, मैगजीन्स है, फैक्स मशीन्स है। ये सारी चीजें क्या है, ये सारी चीजें सूचनाएं पहुंचाने का काम करती हैं, ठीक है। दूसरा दूसरा पार्ट क्या था, भावनात्मक अभिव्यक्ति या इमोशनल एक्सप्रेशन। इमोशनल एक्सप्रेशन मैंने भी आपको क्या बताया था, हमने बताया था सोशल इंटरेक्शन इन द फॉर्म ऑफ वर्क ग्रुप कम्युनिकेशन प्रोवाइड्स अ वे फॉर एम्प्लॉइज टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स। कार्य समूह संचार के रूप में सामाजिक संपर्क कर्मचारियों को खुद को व्यक्त करने का एक तरीका प्रदान करता है ना। यानी अगर अपने को आपको प्रेजेंट करना है, अपनी बातों को रखना है या अपनी अपनी दमदारी दिखानी है ना, तो जरूर शब्दों के साथ आपके इमोशनल एक्सप्रेशन जुड़ा होना चाहिए। फिर वैसे ही मोटिवेशन है, द कम्युनिकेशन clarify for employees what to do done, how well they have done it, and what can be done to improve performance in behaviors in organization। यानी जितना अच्छा मोटिवेशन होगा उतनी अच्छी संचार होगा और उतना ही अच्छा हमारा सारा काम होगा। मैंने सारी बातें आपको पहले से बता चुके हैं, हमने बता लिया है ना। ऐसे पार्ट कंट्रोल का है, फॉर्मल इनफॉर्मल अनफॉर्मल कम्युनिकेशन एक्ट टू कंट्रोल इंडिविजुअल्स। अब जो बेटा मेन जो इसका जो सबसे मेन पार्ट है वो है कम्युनिकेशन प्रोसेस। यानी कम्युनिकेशन प्रोसेस कैसे चलता है। तो आप देखो आपके स्क्रीन पर एक डायग्राम दिख रहा होगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट डायग्राम है। और जब भी हम कम्युनिकेशन को डिफाइन करें या कम्युनिकेशन का कॉन्सेप्ट दें या कम्युनिकेशन के बारे में हम कुछ कहें तो हमें इस तरह के डायग्राम जरूर बनाने चाहिए। और इस डायग्राम्स को अगर ध्यान से देखो तो इसमें दो फेजेस दिख रहे हैं, एक फेज ट्रांसमिशन फेज है और दूसरा फीडबैक फेज है, ठीक है ना। तो ट्रांसमिशन फेज का मतलब संचार का फेज है, जहां बातें वन इंड टू अदर इंड जाती हैं या सूचनाएं एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती हैं, उसे हम ट्रांसमिशन फेज कहते हैं। अब ट्रांसमिशन फेज में ध्यान से देखो तो क्या क्या है, सेंडर है, येलो से शुरू करके हम येलो तक जाएंगे, जो येलो देख रहे हो ना मिडल में जो येलो ब्लॉक देख रहे हो, येलो ब्लॉक टू येलो ब्लॉक, पीले ब्लॉक से हम पीले ब्लॉक तक जाएंगे। ये पूरा ट्रांसमिशन का फेज होता है। सेंडर, सेंडर का मतलब प्रेषी, प्रेषी का मतलब कम्युनिकेटर या अपनी बात कहने वाला या बोलने वाला, ठीक है। तो बोलने वाला होगा और बोलने वाला क्या करेगा, कोई मैसेज देगा। जैसे इसका सबसे अच्छा एग्जांपल अगर हम लेना चाहें तो हम व्हाट्सएप से समझाने की कोशिश करते हैं, व्हाट्सएप से बड़े अच्छे समझ में आ जाओगे। मान लो अगर आपने व्हाट्सएप से मुझे एक मैसेज भेजना है तो आप कौन हो गए, आप सेंडर हो गए। आपने क्या किया, आपने एक मैसेज टाइप किया, तो ये पार्ट हो गया मैसेज का। यानी कम्युनिकेशन में क्या होना चाहिए, एक मैसेज सूचना भेजने वाला होना चाहिए, दूसरी सूचनाएं होनी चाहिए यानी मैसेज होना चाहिए। अब जब आप मैसेज को टाइप करके जैसे आप सेंड करते हो तो क्या करता है, आपका मोबाइल क्या करता है, आपका मोबाइल उस मैसेज की इनकोडिंग कर देता है। इनकोडिंग का मतलब आपने जो उस पर शब्द लिखे या आपने जो चित्र मुझे भेजने की कोशिश करी, उस सबको वो सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है। यानी उसका जो है उसका सिग्नल, सिग्नल का मतलब आप जानते होंगे, अगर नहीं जानते हो तो मैं बता दूं। सिग्नल क्या है, एक तरह का इम्पल्स होता है, वो इलेक्ट्रिक इम्पल्स होता है। जो आपकी मोबाइल में बैटरी लगी होती है, वो बैटरी क्या करती है, उसका वो सिग्नल बना देती है। कई आपने देखा होगा मेरा सिग्नल वीक है, नेटवर्क नहीं आ रहा है, आप कहते हो ना, तो वो सिग्नल बना देता है, यानी उसका वो करंट बना देता है। और वो करंट क्या होता है, वो करंट आपके मोबाइल नेटवर्क से, ठीक है, जो मोबाइल का टावर है
उस टावर तक चला जाता है। यानी अब आपकी सूचनाएं किस माध्यम से आ रही है, ट्रांसमिशन किस माध्यम से हो रहा है, उस एयरटेल के नेटवर्क या जियो के नेटवर्क या वोडा के नेटवर्क या आइडिया के नेटवर्क या टाटा के नेटवर्क से क्या हो रहा है, वो सूचनाएं हमारे तक आ रही हैं। यानी मीडियम, मीडियम का मतलब वो टावर, वो सैटेलाइट, वो मशीन, जिस मशीन ने इन कोडिंग को हमारे तक पहुंचाया। अब जैसे ही वो सूचना हमारे मोबाइल तक आएगी तो हमारा मोबाइल क्या करेगा, हमारा मोबाइल क्या करेगा, उसको डिकोड करेगा। यानी जो वो इलेक्ट्रिक सिग्नल हमारी मोबाइल तक आया, जिसको आपकी मोबाइल ने टावर से हमारे तक भेजा, हम क्या करेंगे, हम उसको, हमारे मोबाइल ने क्या किया, उसको डिकोड कर दिया। यानी उस इलेक्ट्रिक सिग्नल को उसने फिर मैसेज, पिक्चर, वॉइस या वीडियो में कन्वर्ट कर दिया। ये काम हो गई डिकोडिंग की। जब मैसेज डिकोड होकर मोबाइल पे आ गया तो हमने क्या किया, हमने उस आपके भेजे गए संदेश को हमने देख लिया। ठीक है, और जैसे मैंने आपका मैसेज देखा तो हमने क्या किया, हमने एक रिप्लाई कर दी, हमने थैंक यू लिख दिया या हमने कुछ भी लिख दिया, तो हमने उस पर एक फीडबैक दिया। जब वो फीडबैक देंगे तो फीडबैक किस वे में जाएगा, वो फिर मैसेज बन जाएगा, मैसेज फिर इनकोड होगा मीडियम के थ्रू, फिर वो डिकोड होकर आप तक पहुंच जाएगा। तो एक पूरी चेन बन गई कम्युनिकेशन की। हम आपसे, आप मुझे मैसेज कर रहे हो और हम आपको इसकी रिप्लाई कर रहे हैं, आपने फिर मैसेज किया, हमने फिर रिप्लाई करी। ये पूरा एक चेन चल दिया, ट्रांसमिशन फेज टू फीडबैक फेज। इसमें क्या क्या हो रहा है, एक सेंडर है, एक रिसीवर है, एक ने एक्शन किया, एक ने मैसेज भेजा, मैसेज जिस मशीन से भेजा, जिस तरह से भेजा, वो इनकोड हुआ, इनकोड होके वो किसी मीडियम से हमारे पास आया, हमने उसको डिकोड किया, डिकोड करके हमने समझ लिया और इस मैसेज की हमने रिप्लाई करी, फिर उसी वे में मैसेज आप तक पहुंच गया। ठीक है, ये तो एक हमने हमने एक व्हाट्सएप का एग्जांपल लेके हमने एक मॉडर्न, एक इलेक्ट्रॉनिक गैजेट में कैसे चीजें होती हैं, हम ये बात आपसे कह रहे हैं। अब इसको हम दूसरे वे में कहना चाहते हैं बेटा। अगर हम इसको एंशिएंट एज में कहें तो सेंडर, मैं सेंडर मान लो हुआ, मैंने आपको एक कागज पे हमने कुछ लिखा, तो मैसेज हम किस वे में लिख रहे हैं बेटा, मैसेज हम किसी चिन्हों में लिख रहे हैं। अगर मान लो, अगर हम इंग्लिश में लिख रहे हैं तो हम रोमन कोडिंग उसके कर रहे हैं, हम रोमन में अल्फाबेट ABC करके लिख रहे हैं। अगर मान लो अगर हम हिंदी में लिख रहे हैं तो हम देवनागरी जो कोडिंग है, जिसमें मान लो जैसे अगर हमें काम लिखना है तो हमने लिख दिया वॉक, लिख दिया WORK लिख दिया, या हमने कार्य लिख दिया। तो कार्य कैसे लिखेंगे, क एक लकीर खींचेंगे, यल का निशान के ऊपर एक ऐसे चिन्ह बनाएंगे तो कार्य हो जाएगा। ऐसे W का सिंबल अलग है, O का सिंबल अलग है, R का सिंबल अलग है, K का सिंबल अलग है। यानी अगर हमें कार्य या वॉक कहना है तो हमने वॉक को क्या किया, हमने पेंसिल उठाई, हमने पेपर पे उसकी इनकोडिंग कर दी, हमने W का निशान बना दिया, O का निशान बना दिया, R का निशान बना दिया, K का निशान बना दिया, ये इनकोडिंग हो गई। ये इनकोडिंग किस माध्यम से हुई, ये इनकोडिंग पेपर पे हुई, तो पेपर क्या हो गया, मीडियम हो गया। अब वो पेपर जब आपके पास गया तो आपकी आंखों ने क्या किया, उसको डिकोड कर लिया। उसने देखा अच्छा W का निशान है, O का निशान है, R लिख का निशान है, K का निशान है, इसका मतलब सर हमसे कहना चाह रहे हैं वर्क। और हमारे माइंड ने वर्क समझकर हमारे तक पहुंचा दिया। तो ये डिकोडिंग इनकोडिंग का एक और वे है जिसको हमको समझना चाहिए, है ना। इनकोड और डिकोड का मतलब यही है कि हम अपनी सूचनाओं, अपनी बातों को किसी चिन्हों, प्रतीकों, चित्रों में हमने उसको कन्वर्ट कर दिया। वो चिन्ह, प्रतीक, चित्र किसी माध्यम, किसी पेपर, किसी मीडिया, किसी मशीन के द्वारा रिसीवर तक पहुंचा। रिसीवर की आंखों ने या किसी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट ने क्या किया, उसको डिकोड कर लिया और उस सूचना को रिसीवर ने समझ लिया। ठीक है, इन सारी चीजों के बीच में एक चीज और है जिसको कहते हैं नॉइस। नॉइस का मतलब शोरगुल या डिस्टॉर्शन या रुकावट या बाधा। ठीक है, ये बाधा ये कई तरह की है, लेकिन आप नॉइस को इस तरह समझ सकते हो, जैसे मान लो आप किसी भीड़ भाड़ में किसी से बात कर रहे हैं और खूब शोर हो रहा है, तो सूचनाएं सही ढंग से हमारे तक नहीं पहुंच पाती। जो नॉइज है बेटा, वो नॉइज हर डायरेक्शन को इफेक्टेड करता है, वो सेंडर को भी इफेक्टेड करता है, वो मैसेज को भी इफेक्टेड करता है, वो इनकोडिंग डिकोडिंग मीडियम
सबको इन्फेक्टेड करता है, क्योंकि उसका असर हर जगह जाता है। ठीक है, तो ये पूरा पूरा ये कम्युनिकेशन प्रोसेस है जो आपकी स्क्रीन पे है, और हम इसको समझाने का हमने प्रयास किया है। और आपकी स्क्रीन पर देखो, कम्युनिकेटर क्या है, कौन कम्युनिकेट करता है, अ पर्सन विद आइडियाज, इंटेंशंस, इंफॉर्मेशन एंड द पर्पस ऑफ कम्युनिकेटिंग, विचारों, इरादों, सूचनाओं और संवादों के लिए एक उद्देश्य वाला व्यक्ति जो अपनी बात कहना चाहता है। मैसेज क्या है? मैसेज मीन्स एन आइडिया और एक्सपीरियंस दैट ए सेंडर वांट टू बी कम्युनिकेट, यानी एक विचार या अनुभव जो प्रेषक भेजना चाहता है या हम प्रेषित करना चाहता है। इनकोडिंग क्या है? कन्वर्टिंग अ मैसेज इनटू ग्रुप ऑफ सिंबल दैट रिप्रेजेंट आइडिया और कॉन्सेप्ट, यानी विचारों और धारणाओं का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतीकों के समूहों से एक संदेश बनाना, ये इनकोडिंग कहलाती है ना। मीडियम ऑफ ट्रांसमिशन क्या है? कैरियर ऑफ द मैसेज, यानी मैसेज को कैरी करने वाला कौन है, मैसेज को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने वाला कौन है। वो कोई पोस्ट कार्ड है, कोई रजिस्ट्री है, कोई स्पीड पोस्ट है, कोई व्हाट्सएप है, कौन कैरियर है? फेसबुक है, इंटरनेट है, कौन उसको कैरी करके वन एंड टू अदर एंड तक ले जा रहा है, वो संदेश वाहक। ऐसे डिकोडर का मतलब जो सिंबल्स आए हैं उन सिंबल्स को डिकोड करके हमें समझाने वाला डिकोडर कहलाता है ना। फीडबैक क्या हुआ? रिसीवर का रेस्पॉन्स फीडबैक हो गया। नॉइस क्या हो गया? फैक्टर दैट डिस्टॉर्ट द इंटेंडेड मैसेज, जो मैसेज को बिगाड़ने का काम करे। जैसे मान लो अगर हमने कोई एक पेज पे हमने कोई सूचना लिखी और वो पानी से भीग गया, तो वो भी नॉइज या डिस्टार्टर का ही पार्ट कहलाता है। हम किसी से बात कर रहे हैं और टेलीविजन तेज हो गया, तो वो भी नॉइज का ही पार्ट कहलाता है। हम कुछ टाइप कर रहे हैं, कुछ अक्षर लिख रहे हैं और गलती से हमने गलत लिख दिया, तो वो भी नॉइज का ही पार्ट कहलाएगा। यानी सूचनाओं में अगर किसी भी स्टेज में विकृति आती है, उसमें गड़बड़ी आती है, उसमें डिस्टॉर्शन आता है, तो हम उसको क्या बोल देंगे? उसको हम नॉइज का ही पार्ट कहते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे, लास्ट आज का पॉइंट है वो है इफेक्टिव कम्युनिकेशन। अगर हम इफेक्टिव कम्युनिकेशन कहना चाहते हैं, अगर अपनी बात हम बहुत ही अच्छे से, दमदारी से, प्रभावपूर्ण अगर कहीं भेजना चाहते हैं, तो उसमें ये 4 चीजें होनी चाहिए। पहला क्या है? क्लैरिटी या स्पष्टता। हम जो कुछ भी आप तक पहुंचाना चाह रहे हैं या आप मेरे तक पहुंचाना चाहते हैं, वो एकदम ही क्लियर होना चाहिए, क्लैरिटी उसमें होनी चाहिए। यानी हम सही सही जो है चीजों को हम प्रेजेंट। कई बार आपने देखा होगा कि हमें वर्ड कंस्ट्रक्शन नहीं आता, हमें शब्दों को बनाना नहीं आता, तो हम कहना कुछ चाहते हैं और हम बोल कुछ देते। कई बार आपने देखा होगा कि अगर आप थोड़े से देहात में चले जाओ या अपने दादाजी या जो गांव से बिलोंग करते हैं लोग, अगर उनसे बात करो तो आपने देखा होगा वो कई शब्दों को सही ढंग से नहीं बोल पाते, है ना। छोटे बच्चों को देखो, वो सही सही जो है वर्ड या सेंटेंस मेकिंग नहीं कर पाते, तो उनकी बात हमें बहुत ही क्लियर समझ में नहीं आती। यानी सही ढंग से जो समझाने के लिए हमारे शब्दों में क्लैरिटी होनी बहुत ही जरूरी है। अगर हम स्पष्टता के साथ अपनी बात नहीं कहेंगे तो किसी को समझ में नहीं आएगी। दूसरी क्या होती है? एडिक्वेसी, यानी पर्याप्तता। यानी कई बार आपने देखा होगा कुछ लोग बोलते बोलते आधा अक्षर खुद ही खा जाते हैं, है ना। आधा अक्षर उनके पेट में, आधा अक्षर आपके कान तक, और आपको बात समझ में नहीं आती। यानी आप जो सेंटेंस बनाए, आप जो बात कहें या जो आप सूचनाएं प्रेषित कर रहे हैं, वो सूचनाएं पर्याप्त होनी चाहिए, पूरी होनी चाहिए। अधूरी सूचना देने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि सुनने वाला सुन के और कंफ्यूज हो जाता है ना। दूसरा क्या होना चाहिए? इंटीग्रिटी होना चाहिए, अखंडता होनी चाहिए। हम जो सूचना दे रहे हैं, जो हम बातें कह रहे हैं, वो बात टुकड़ों में नहीं होनी चाहिए, वो सारी बातें एक साथ होनी चाहिए। अगर किसी से कोई सूचना अगर देनी है, उसका आपने एक पार्ट आज कहा, दूसरा पार्ट कल, तीसरा पार्ट परसों कहा, तो सारी सूचनाएं आपके पार्ट में हो जाएगी और उसका इन्फ्लुएंस ही उड़ जाएगा। आप जो कहना समझाना चाह रहे हैं वो कुछ और समझ जाएगा। दूसरा है टाइमिंग। सूचनाएं समय पे पहुंचनी चाहिए। अगर समय के बाद सूचनाएं पहुंचती हैं तो उसका कोई मतलब नहीं है, आप अच्छी तरीके से जानते हैं। जैसे मान लो अगर पेपर आपका आज है और आप कल पेपर सबमिट करने की कोशिश करो, तो वो सारी सूचनाओं का मतलब खत्म हो जाएगा, बात बिगड़ जाएगी। तो अगर हमें इफेक्टिव कम्युनिकेशन करना है तो हमारे शब्दों में स्पष्टता होनी चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए,
शब्दों में पर्याप्तता होनी चाहिए, सूचनाओं में पर्याप्तता होनी चाहिए, एडिक्वेसी होनी चाहिए, सूचनाएं अखंड होनी चाहिए यानी पूर्ण होनी चाहिए, इंटीग्रिटी होना चाहिए, और सूचनाएं समय से पहुंचनी चाहिए यानी टाइमिंग सही होनी चाहिए। तो बेटा आज हम आपको कम्युनिकेशन के हिस्टोरिकल अप्रोच हमने बताया, कम्युनिकेशन की मीनिंग बताई, हमने उसकी डिफिनीशन आपसे डिस्कस करी, हमने उसके फंक्शंस बताए, हमने कम्युनिकेशन के प्रोसेस आपसे डिस्कस किए, और हमने आपसे इफेक्टिव कम्युनिकेशन का तरीका आपसे हमने डिस्कस किया। अगर अभी भी कहीं पे कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप हमसे डिस्कस कर सकते हो, आप हमसे पूछ